नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। वाई एस नर्सिंग एकेडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती है, जिसमें आपके अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है KGMU का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम अभी शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से एक छोटी सी आपके लिए जानकारी है, वो ये है कि जो KGMU के जो हमारे एडमिट कार्ड हैं वो करीबन 9 या 10 तारीख तक आपके सामने अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी अच्छी तैयारी रखें और हमारे चैनल को आप जितने भी हमने वीडियो डाली है सबको ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए बगैर देरी किए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 22 की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 22 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल एज ऑफ क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फोंटेनल ऑफ ए चाइल्ड। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो बच्चे के अंदर जो एंटीरियर फोंटेनल जो होता है उसका क्लोजर यानी बंद होने का समय कितना होता है। एंटीरियर फोंटेनल, दोस्तों जो एंटीरियर फोंटेनल होता है दोस्तों, मैं उसका बता देता हूँ, वो हमेशा बच्चे में डायमंड शेप में देखने को मिलता है। अगर एग्जामिनर एक पूछ ले कि एंटीरियर फोंटेनल किस शेप में देखने को मिलता है, तो दोस्तों वो डायमंड शेप में देखने को मिलता है। और एक होता है दोस्तों पोस्टीरियर फोंटेनल, वो ट्राईएंगुलर शेप में देखने को मिलता है। दोस्तों जो एंटीरियर होता है वो जो हमारा सिर होता है उसमें आगे की तरफ देखने को मिलता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो पीछे की तरफ देखने को मिलता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और जो पोस्टीरियर का जो क्लोजर टाइम होता है दोस्तों, वो 1 से 1.5 साल का होता है। 1 से 1.5 साल का क्लोजर टाइम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है आपके सामने, एंटीरियर फोंटेनल का पूछा गया है दोस्तों। तो एंटीरियर फोंटेनल का जो क्लोजर टाइम होता है दोस्तों, वो 12 से 18 मंथ का होता है दोस्तों, यानी कि 1 से 1.5 साल का। और जो पोस्टीरियर का होता है, सॉरी हमने गलत बता दिया था आपको, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। जो पोस्टीरियर का होता है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर क्लोज हो जाता है, और एंटीरियर 1 से 1.5 साल के अंदर क्लोज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि लेटेंट फेस, अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन आर ट्रिम यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। यहाँ पर दोस्तों अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बारे में पूछा गया है कि ये दोस्तों OBG से एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, अलर्ट लाइन का और एक्शन लाइन का। और ये दोस्तों हम मोस्ट वाली डिलीवरी के टाइम यूज़ करते हैं इनको। अब इतना बता दिया दोस्तों, तो आप आंसर गाइस कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने क्या होगा, आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपके सामने। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, तब तक आप आंसर गैस कीजिए। जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का जो टर्म यूज़ किया गया था दोस्तों, वो 1954 में यूज़ किया था, यानी कि 1954 में यूज़ किया गया था। ठीक है दोस्तों। और ये किसने दिया था, और ये दिया था दोस्तों फ्रीडम ने दिया था, फ्रीडम सेंस ने इसको हमारे सामने 1954 में इसका अलर्ट लाइन का और एक्शन लाइन का टर्म हमें दिया गया था, 1954 में दिया गया था दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों पार्टोग्राफ। अगर यहाँ पर हम ए आंसर की बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी जांच की जाती है। और दोस्तों जो बायोफिजिकल प्रोफाइल जो होता है, इसमें बच्चों की एक्टिविटी चेक की जाती है। और जो नॉन टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें बच्चे की मूवमेंट के दौरान, जब बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है उसमें एब्डोमेन पर एक बेल्ट लगाई जाती है। उस बेल्ट के दौरान जब बच्चा मूवमेंट करता है तो तब जाके उसकी बच्चे की धड़कन को चेक किया जाता है। और दोस्तों जो इसमें जो मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के टाइम हम अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का यूज़ करते हैं, राइट आंसर आपके सामने पार्टोग्राफ होता है। जो अलर्ट लाइन होती है दोस्तों, वो 4 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है उस टाइम पर हम अलर्ट हो जाते हैं। यानी 4 सेंटीमीटर अगर सर्विक्स डायलेट हो गया तो अलर्ट हो जाइए कि अब कुछ भी हो सकता है डिलीवरी के कंडीशन की। अब डिलीवरी मतलब कि
बॉर्डर लाइन पर है। और जब एक्शन लाइन के समय आता है दोस्तों, जब एक्शन लाइन जब 10 सेंटीमीटर सर्विस डायलेटेड हो जाता है, उस टाइम पर मतलब कि आप प्रॉपर बिल्कुल तैयार रहते हैं, यानी एक्शन लेने के लिए। अलर्ट लाइन का मतलब होता है कि अलर्ट रहना है 4 सेंटीमीटर सर्विस डायलेट होते ही। और एक्शन लाइन का मतलब होता है कि अब तो बिल्कुल ही प्रॉपर रेडी हो जाओ कि बच्चा बिल्कुल बाहर आने वाला है, अब तो बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अलर्ट और एक्शन में यही होता है। अगर अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में पूछा जाए डिफरेंस, तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। और दोनों की वैल्यू पूछी जाए दोस्तों, अलर्ट होता है 4 सेंटीमीटर सर्विस डायलेशन और एक्शन होता है 6 सेंटीमीटर सर्विस डायलेशन। तो राइट आंसर इज बी, पार्टोग्राफ बोला जाता है दोस्तों इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है कि जो ओम का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मतलब कहाँ जाकर वो इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ जाकर वो रुकता है, कहाँ जाकर बच्चा बनना स्टार्ट होता है, कहाँ जाकर वो अपनी ग्रोथ करेगा, कहाँ रुकेगा जाके दोस्तों। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, पिछली क्लास में ये इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी फिर आप दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने डाला गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फर्टिलाइजेशन हुआ है ओम का, और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, कॉमन साइट क्या होगी दोस्तों, पोस्टीरियर वॉल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। यानी जो यूट्रस होता है उसके जो एक तो लोअर कैविटी होती है, एक जो ऊपर वाली होती है, अपर वाली में भी कहाँ पर, पोस्टीरियर वाली साइड पर होता है दोस्तों। जो पोस्टीरियर साइड होती है ना, पोस्टीरियर वॉल, वहाँ जाकर ये ओम चिपक जाता है और वहीं से इसको न्यूट्रिशन प्रोटीन वहीं से मिलता रहता है। जहाँ पर इसको खाना वगैरह मिलता है, वहीं पर जो इसको शुरुआत होती है, धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 9 महीने में बच्चा बाहर निकल आता है। तो दोस्तों फर्टिलाइज जो होता है ओम का, वो हमेशा जो इम्प्लांटेशन जो हुआ वो वैसे तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन अगर वहीं पर अगर दोस्तों रह जाता है, तो अगर वहाँ पर जो दोस्तों अगर पोस्टीरियर वॉल के अंदर नहीं आता है, अगर कहीं पर जैसे एब्डोमेन कैविटी में चला गया या फेलोपियन ट्यूब में ही रह गया या सर्विक्स वगैरह कहीं और, मतलब सॉरी दोस्तों, या ओवरी वगैरह में चला गया, तो उसको हम दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। और अगर पोस्टीरियर वॉल के अंदर आ जाता है, चिपक जाता है वहाँ के, तो वहाँ पर मतलब कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, बच्चा बिल्कुल ओके है, और वहाँ पर बच्चे की मतलब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे 9 मंथ में बच्चा प्रॉपर ओके बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपके सामने, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो शायद ही हमारे किसी नर्सिंग ऑफिसर का गलत हो क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन साइट पूछिए दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, यानी अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो जो इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, सबसे ज़्यादा कैसे मिलता है इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट, आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट। तो दोस्तों राइट आंसर गैस कीजिए। तो दोस्तों अगर सर्जिकल साइट की बात की जाए तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो मोस्टली आपको सभी को पता है कि सर्जरी तो हर एक पेशेंट को होती नहीं, तो सर्जरी हर एक पेशेंट को नहीं होती, तो इन्फेक्शन सबको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर सर्जिकल साइट तो कैंसिल होगी। और आइज से दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बात करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर वगैरह पर होता है आईसीयू के अंदर, तो उनको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे अगर कोई पेशेंट बाहर बैठा है या वार्ड में, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन इतने बढ़ते नहीं हैं। मोस्टली क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट हॉस्पिटल के अंदर जैसे जो वॉशरूम पेशेंट यूज़ करते हैं, और वो पेशेंट अगर स्टाफ भी यूज़ करे या फिर एनी अदर कोई भी अटेंडेंट यूज़ करता है, तो मोस्टली इन्फेक्शन जो होता है वो वॉशरूम के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा ही मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर क्या काउंट किया गया दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यू बोर्न, यानी एक न्यू बोर्न बेबी है, एक छोटा बच्चा है जो भी पैदा हुआ है, पैदा हुआ मतलब कि दोस्तों न्यू बोर्न का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यू बोर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। न्यू बोर्न का मतलब क्या होता है, कितना बच्चा होता है दोस्तों,
यानी 28 वीक्स से छोटा है बच्चा, वो न्यूबॉर्न के अंदर काउंट होता है दोस्तों। जो 28 हफ्ते से छोटा है बच्चा, वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर काउंट किया जाता है। और उसकी अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात की जाती है दोस्तों, तो उसकी रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम होती है वो होती है दोस्तों 40 से 60 पर मिनट। और अगर हम 60 से 100 की बात करें तो ये दोस्तों रेस्पिरेटरी नहीं होती है, ये हार्ट रेट होती है 60 से 100। तो राइट आंसर इज दोस्तों ये न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी की बात की जाए तो 40 से 60 पर मिनट न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट होगी, और 60 से 100 क्या होगी दोस्तों, अडल्ट की पल्स रेट होगी दोस्तों। तो राइट आंसर इज सी। यहाँ पर रेस्पिरेटरी की बात की गई थी, तो राइट आंसर आपके सामने सी जाएगा, 40 से 60 पर मिनट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर हेपेरिन टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बिक इमीडिएटली फॉलोइंग ए हेपेरिन इंजेक्शन द नर्स शुड। दोस्तों यहाँ पर क्या है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। एक पेशेंट है, उसके अंदर आप हेपेरिन दे रहे हो, और हेपेरिन देने के दौरान आप क्यों दे रहे हो दोस्तों, क्योंकि पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बिक मतलब थ्रोम्बोलाइटिक यानी खून का थक्का दोस्तों, कि सर्जरी के बाद पेशेंट के अंदर थ्रोम्बिक कंडीशन ना बने। सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जिकल की बात हुई दोस्तों, सर्जरी के बाद थ्रोम्बिक का कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने, इसलिए आप उस पेशेंट को हेपेरिन दे रहे हो, और वो भी किसके, डॉक्टर के कहने पर, ऑर्डर किया है डॉक्टर साहब ने, उसके कहने पर दे रहे हो। तो इमीडिएटली फॉलोइंग ए हेपेरिन इंजेक्शन, जब आप पेशेंट को हेपेरिन का इंजेक्शन देते हो, द नर्स शुड, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे। जैसे आप किसी पेशेंट को हेपेरिन का इंजेक्शन दे रहे हो, तो आप उस टाइम पेशेंट को क्या चेक करोगे, एस्पिरेट फॉर ब्लड, चेक द पल्स रेट, मसाज द साइट, चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें आप। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप हेपेरिन देते हो तो वो हमेशा सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो उसकी सिरिंज होती है वो हमेशा, हेपेरिन की सिरिंज होती है वो हमेशा लॉक्ड सिरिंज आती है, यानी अगर आप उसको ज़्यादा आगे पीछे करोगे तो उसका लॉक टूट जाएगा और सिरिंज वहीं पर ख़राब हो जाएगी। और यूज एंड थ्रो की सिरिंज आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्या नाम है, एस्पिरेट फॉर ब्लड, तो ब्लड एस्पिरेट कहाँ से करोगे, क्योंकि वो लॉक्ड सिरिंज है। और सबक्यूटेनियस आपको वैसे लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाओगे तो सबक्यूटेनियस में ब्लड आने के चांस तो वैसे भी नहीं होते दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात की जाए चेक द पल्स रेट, तो पल्स रेट कभी भी चेक नहीं करनी होती दोस्तों यहाँ पर अगर थ्रोम्बोलाइटिक में। और मसाज द साइट, मसाज वगैरह भी नहीं करनी होती दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है कि चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग, कि जहाँ पर आप इंजेक्शन लगा रहे हो उस साइट को आपने चेक करना कि वहाँ पर कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबक्यूटेनियस आपको वो इंजेक्शन लगाना है हेपेरिन का। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है हमारे नर्स की, कि आपको ब्लीडिंग चेक करनी है उस साइट पर जहाँ पर आप इंजेक्शन इंसर्ट करने वाले हो। तो राइट आंसर डी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर इज नोट की बात हुई दोस्तों, ध्यान रखना, नोट यूज्ड फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी TPN की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं वो सभी कैथेटर TPN में यूज होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। TPN की बात हुई दोस्तों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN, उसके अंदर सारे कैथेटर यूज किए जाते हैं, लेकिन एक नहीं यूज किया जाता दोस्तों। तो कौन सा यूज नहीं किया जाता, आंसर गैस कीजिए दोस्तों। देखो जो डी है ग्रो सॉन्ग, ये भी TPN के अंदर आता है। अगर ब्रोबैक की बात की जाए तो ये भी TPN के अंदर आता है। और अगर हिकमैन की बात की जाए तो ये भी TPN के अंदर आता है। और अगर सवान गैंज की बात की जाए दोस्तों तो ये TPN के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ये किस चीज़ में इंक्लूड होता है दोस्तों, ये CVP में इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट थे, एक ऑप्शन गलत था। तो अपने से क्या पूछा गया था कि अपने से गलत ऑप्शन पूछा गया था, तो गलत ऑप्शन आपका राइट आंसर ए बनेगा। तो राइट आंसर इज ए, CVP के अंदर यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेथल इफेक्ट ऑफ मोस्ट हीट इज ड्यू टू। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मोस्ट हीट
जो यहाँ पर लिथल इफेक्ट की बात की जाए दोस्तों, लिथल का मतलब होता है घातक और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। और यहाँ पर क्वेश्चन ने यही पूछा है कि जो मोस्ट हीट आप दे रहे हो उसका घातक परिणाम क्या होगा। मोस्ट हीट का घातक परिणाम क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर कैसे कीजिए। मोस्ट हीट की बात हुई है दोस्तों यहाँ पर, और उसका घातक परिणाम यानी कि जो उसके हाई रिस्क परिणाम होते हैं, जो हाई इफेक्ट होते हैं, हाई साइड इफेक्ट होते हैं, वो क्या होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने दोस्तों, गैस कीजिए। तो राइट आंसर आपके सामने होगा दोस्तों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मॉइस्ट हीट होती है, जब भी आप किसी पेशेंट पर यूज़ करते हो तो वो पेशेंट के अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है उसको डीनेचुरेशन के मतलब डीनेचुरेशन का मतलब होता है दोस्तों उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देती हैं। जो हमारे प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा को वो हमारे मॉइस्ट इफेक्ट के कारण ख़त्म करना स्टार्ट कर देती हैं। तो राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज बी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इज। चाइल्डहुड इलनेस के बारे में बात की गई है दोस्तों, कि जो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। चाइल्डहुड का मतलब बच्चों के अंदर, इलनेस का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी पकड़ते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा बीमारी कैसे पकड़ते हैं दोस्तों, इन्फेस्टेशन के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण, या एक्सीडेंट के कारण। तो दोस्तों राइट एक जो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं दोस्तों आपके सामने, तो जो चाइल्डहुड छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमारी तरह बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह लेकर कभी नहीं चलते। छोटे छोटे बच्चे वो तो वैसे ही पैदल घूमते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांस उसमें बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं। और इन्फेक्शन बच्चों के अंदर इतना बड़ा मायने नहीं रखता, और अगर इन्फेस्टेशन की बात की जाए तो ये भी मायने नहीं रखता है चाइल्डहुड के अंदर। तो सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है दोस्तों, एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा, माल न्यूट्रिशन। बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण बच्चों के अंदर बीमारी सबसे ज़्यादा होती हैं। जो बच्चे प्रॉपर तरीके से खाते नहीं है, पीते नहीं है, उन छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर माल न्यूट्रिशन की कमी जब बच्चों के अंदर हो जाती है तो बच्चा इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो इन्फेक्शन सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आया, तो फर्स्ट क्या हुई दोस्तों, माल न्यूट्रिशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है, और ये शायद ही मतलब पेल्विक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा गया होगा नर्सिंग ऑफिसर का जिसके अंदर पेल्विक स्ट्रक्चर के बारे में ना पूछा गया हो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है दोस्तों फीमेल के पेल्विक का। जो फीमेल पेल्विक होता है वो किस टाइप का मिलता है, एंड्रोइड या गायनोकोइड या एंथ्रोपोइड या प्लेटोप्लोइड। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने डी। जो फीमेल का जो पेल्विक होता है दोस्तों वो गायनोकोइड शेप में देखने को मिलता है, गायनोकोइड बोला जाता है। और उसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, राउंड शेप होती है। और अगर एंथ्रोपोइड की बात की जाए दोस्तों तो ये लॉन्ग ओवल के अंदर काउंट किया जाता है। और अगर प्लेटोप्लोइड की बात की जाए दोस्तों तो ये किडनी शेप का होता है। ठीक है दोस्तों, किडनी शेप का होता है। और अगर एंड्रॉयड की बात की जाए दोस्तों तो एंड्रॉयड दोस्तों हमेशा हमारे हार्ट शेप में देखने को मिलता है। और ये किस में देखने को मिलता है, मेल आदमी के अंदर, मेल के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। यानी मेल के अंदर एंड्रॉयड, फीमेल के अंदर गायनोकोइड। मेल की जो एंड्रॉयड का जो टाइप हुआ दोस्तों वो हार्ट शेप के अंदर गया, और गायनोकोइड का हुआ दोस्तों वो राउंड शेप के अंदर गया दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने डी। तो चलिए दोस्तों, ये वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 22 थी। और जब तक वाईएस नर्सिंग एकेडमी तब तक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती रहेगी जब तक कि ये सीरीज़ अभी जो आपके लिए जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं ये केजीएमयू के लिए, स्पेशल केजीएमयू के लिए डाले जा रहे हैं दोस्तों।
तो जैसे ही KGMU का जब तक एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आता है तब तक आपके सामने ये क्वेश्चन हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने डालते रहेंगे दोस्तों। डेली के हम आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और हमने अभी 22 क्लास आपके सामने डाल चुके हैं दोस्तों। तो अभी आप देख लो कि हम एग्ज़ाम के टाइम तक आपके सामने कितने क्वेश्चन आपके सामने डाल चुके होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी नोटबुक में जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया अपनी नोटबुक में नोट करें, और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो बैक करें। अगर कहीं पर भी कोई कैरी डाउट अगर आपने करना है क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका नेक्स्ट वीडियो में या वहीं पर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उसका जवाब बिल्कुल देंगे। तो कल आपके सामने YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 23 लेकर आएंगे दोस्तों। और जैसे ही KGMU नर्सिंग ऑफिसर की एडमिट कार्ड आते हैं आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 22 को अटेंड करने के लिए।